अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद रफी और मैं हूं मिनाहिल रफी। के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तौसीफ अब्बासी से। जी तौसीफ, अपडेट कीजिएगा। जी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की अदालत आलिया में इस वक्त एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में जो अपील थी इसके ऊपर मामले की समाअत जारी है और इस टाइम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वकील मियां परवेज़ दलाइल दे रहे हैं। इब्तदाई तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो शरीक मुल्ज़मान थे इस केस में सफदर मरियम नवाज़ और उनके दामाद सफदर वो इस केस में बरीत का फ़ैसला, हतमी फ़ैसला अदालत आलिया की तरफ से उनको मिल चुका है। अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो नवाज शरीफ हैं उनको भी इस केस में जो है एक सेक्शन 9A से बरी करार दे दिया गया था, जबकि 9(5) में जो है अभी उनके ऊपर जो है कार्रवाई जारी है। कौंसल जो हैं वो बता रहे हैं कि जो सेक्शन 9A का तकाजा है कि मुल्ज़म को बेनामीदार साबित किया जाए और बेनामीदार जो है वो इस्तग़ासा ने साबित करना होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है कौंसल मियां परवेज़ ने बताया कि जो शरीक मुल्ज़मान थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही जो है वो हतमी बरीत का फ़ैसला उस बाबत दे चुकी है और जो है नैब आर्डिनेंस में जो है बेनामीदार जो लफ्ज़ है उसकी तारीफ़ जो की गई है उसमें जो है हमने जो मरियम नवाज़ और सफदर की जो केस था उसमें जो हमने दलाइल दिए थे उसमें यह था कि सज़ा मुअत्तली भी उसी बुनियाद पे हुई थी जो हमारी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। और अब वो बता रहे हैं जी कि हमने उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद केसेस का हवाला दिया था और बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में मज़ीद वजाहत भी इस हवाले से कर दी थी। अभी इस मामले की समाअत जारी है। इस पर मुस्लिम लीग नून के कायद जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ उनके कौंसल जो है अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। इस पर मज़ीद अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। जी अच्छा, तौसीफ के बताएगा कि एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंसेस में इसके अलावा और कौन कौन से रेफरेंस जो हैं उनकी आज समाअत होगी? जी, ये 2 रेफरेंसेस थे जिसमें अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस था और आज जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के कौंसल जो हैं वो एवनफील्ड रेफरेंस पे जो है अपने दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने बताया कि एवनफील्ड रेफरेंस में जो शरीक मुल्ज़मान थे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही हतमी बरीत का फ़ैसला उस बाबत दे चुकी है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं मियां नवाज शरीफ उन पे भी जो सेक्शंस लगाई गई थी उनमें से एक सेक्शन में उनकी हद तक उनको रिलीफ मिल चुका है और एक सेक्शन जो है उसके ऊपर अभी दलाइल दिए जा रहे हैं और उस पर कार्रवाई होना बाकी है। जी ठीक है तौसीफ, आपसे मज़ीद अपडेट भी लेंगे। आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रखे थे। लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करने वाले देख लें, आज भी मैं और लाहौर में तो नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं। हमें नाहक जेलों में डाला गया। क्या तब लेवल प्लेइंग फील्ड थी जब बनी गाला के गैर कानूनी महल को रेगुलराइज किया जबकि गरीबों के घरों को गिरा दिया गया था? क्या ये थी लेवल प्लेइंग फील्ड? करप्शन की गई, खाना काबा के मॉडल की घड़ियां चोरी करके बेच दी गईं। क्या ये थी लेवल प्लेइंग फील्ड? शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी कुव्वत से इंतखाबी दंगल में उतरेंगे, जीत कर तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। आज मैं इस अदालत में हाजिर हुआ हूँ इंसाफ की तलाश में। मियां नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हाजिर होंगे इंसाफ की तलाश में। इससे ज्यादा हमारी नजर में लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है? अकामे के ऊपर पनामा का नामो निशान नहीं और अकामा ढूंढ के पता नहीं कौन सी वो ब्लैक डिक्शनरी, वो ब्लैक डे था पाकिस्तान की इंसाफ की तारीख में। बनी गाला जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर बनाया गया था उसको जनाब कहा गया कि ये बिल्कुल हलाल है और उसके साथ मुल्का जो कच्ची आबादियां उनको मिसमार कर दिया गया। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड। आज अगर करप्शन, चाहे वो खाना काबा की मॉडल की घड़ी का मामला हो, जाली रसीदें, झूठ बोला गया हो और दिन रात कौम को गुमराह किया गया, वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में भरपूर अपना प्रोग्राम का ऐलान करेंगे, दोबारा उसी सफर की निशानदेही करेगा जिसका खात्मा नवाज शरीफ के दौर में किया गया।
पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान में डेरे डालने का प्लान बना लिया गया है। बिलावल भुट्टो आज, आसिफ जरदारी कल कोयटा पहुंचेंगे, जबकि पीपी क़यादत पार्टी में शामिल होने वालों से मुलाकातें करेगी। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो यौम तासीस जलसे से खिताब भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कोयटा पहुंचना शुरू हो गए हैं और मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कोयटा में कल पीपल्स पार्टी का जलसा तारीखी होगा और पूरा यकीन है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। असल काम हुकूमतों का होता है, लेकिन ये इनकी वजह से बड़ी तकवीत होती है। तो उसी सिलसिले में आए थे कि यहाँ पे अगर कुछ हम लोग भी कोई कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि खैर का काम है, इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज आए और आप दोस्तों से सबसे मुलाकात हुई। तो असल तो यौम तासीस है और हम बहुत पुरुमीद हैं कि जो यहाँ पे मैं 2-3 दिन से यहाँ पे हूँ कि बहुत ज़्यादा जोश वलवला कारकुनों में, दोस्तों में, सपोर्टर्स में देख रहे हैं। तो कल का जो यौम तासीस का जलसा है वो तारीखी जलसा होगा बलूचिस्तान की तारीख में। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 रोज़ा दौरा कुवैत। अलबयान महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कुवैत के नायब वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 रोज़ा दौरा कुवैत। अलबयान महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कुवैत के नायब वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल। लापता बलोच बाजियाब न हुए तो वज़ीर आज़म पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को मुखातिब करते हुए कहा कि कोई भी मावराए कानून नहीं। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप बंद कमरे में मुझे कहानी नहीं सुना सकते, जो बताना है यहाँ बताएं। सरफराज बुगटी बोले, कुछ लोग अफगानिस्तान चले गए, मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने लापता अफराद के मामले पर मुकर्रर फोकल पर्सन को लापता अफराद से मुतल्लिक केस टू केस तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गुमशुदा शहरियों को बाजियाब कराए। ये अलमिया है कि FIR दर्ज की जाती है और फिर खामोशी छा जाती है। बलोच तुलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत पर बरहम। केस में तलबी पर निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी और निगरान वजीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान में जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन सवाल ये है कि कितने अफराद के खिलाफ अदालती कार्रवाई की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 2 टोक कहा कि ना मैं किसी का पैगाम मानता हूँ, ना ही मुझे कोई बंद कमरे में मिलने की कोशिश करेगा। जो भी बताना है अदालत में बताएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है तो क्या ये रियासत की नाकामी नहीं? अदालत ने वादे किया कि लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वज़ीर दाखिला को 1 हफ्ते में लापता अफराद के अहल खाना से मिलकर इनके मसाइल हल करने की हिदायत की। वज़ारत दाखिला ने लापता अफराद के मामले पर एडिशनल सेक्रेटरी को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को तमाम लापता अफराद की तफसीलात फोकल पर्सन को फराहम करने का हुक्म दिया। साथ ही फोकल पर्सन को केस टू केस तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी। केस की आइंदा समाअत 10 जनवरी को होगी। यहाँ बताएं कि सिंध के 41,000 तलबा का मुस्तकबिल एक बार फिर खतरे में पड़ने का इम्कान है, जबकि यूनिवर्सिटी के ज़रिए इंतज़ाम MD-CAT का दूसरा पर्चा मुबैना तौर पर आउट हुआ है और पेपर आउट की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप न्यूज़ को मौसूल हो गई हैं। मुबैना ऑडियो में तलबा को तसल्ली देते हुए 12 लाख में पेपर देने का सुनाया जो है वो जा सकता है और मुबैना ऑडियो में ये भी सुना जा सकता है कि गाड़ी में आओ, पैसे दो और पेपर हासिल करो। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में पर्चा मुबैना तौर पर 12 घंटे कबल आ गया था। तर्जुमान डाउन यूनिवर्सिटी का कहना है कि MD-CAT के हवाले से PMDC ने मौक़िफ़ देने से मना किया है, ताहम पर्चा आउट होने की कोई शिकायत ताहम नहीं मिली। 11 बजे पेपर लीक हुआ 6 लाख से 5, 6, 7 करके पहुंचा, फिर वापसी आ गया 80 पे, 70 पे, 20 पे, 15 पे, लास्ट पेपर 6000 का बिका था। तो हम लोगों ने तो 11 बजे 11:30 बजे रात में पेपर आया, 1 बजे हम लोगों ने वेरीफाई करके डाल दिया, वही पेपर था। तकरीबन मैंने लड़कियों ने किया, सब क्लियर हो गई। तो तुम होती तो तुम देख लेते ग्रुप के अंदर। 11 बजे पेपर लीक हुआ।
आपको बताएं कि सिंध के 41,000 तलबा का मुस्तकबिल एक बार फिर खतरे में पड़ने का इम्कान है, जबकि डाउ यूनिवर्सिटी के ज़रिए इंतजाम MD कैट का दूसरा पर्चा मुबैशना तौर पर आउट हो गया है और पेपर आउट की मुबैशना ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप न्यूज़ को मौसूल हो गई हैं। मुबैशना ऑडियो में तलबा को तसल्ली देते हुए 12 लाख में पेपर देने का सुना जा सकता है। मुबैशना ऑडियो में यह भी सुना जा सकता है कि गाड़ी में आओ, पैसे दो और पेपर हासिल करो। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में पर्चा मुबैशना तौर पर 12 घंटे कबल आ गया था। तर्जुमान डाउ यूनिवर्सिटी का कहना है कि MD कैट के हवाले से PMDC ने मौक़िफ़ देने से मना किया है, ताहम पर्चा आउट होने की कोई शिकायत ताहाल नहीं मिली है। आपको बताएं इससे मुताल्लिक़ कि सिंध के 41,000 तलबा का मुस्तकबिल एक बार फिर ख़तरे में पड़ने का इम्कान है। तलबा ने FIA साइबर क्राइम को इंक्वायरी की दरख्वास्तें जमा करवाना शुरू कर दी हैं। न्यूज़ ने FIA को दी जाने वाली दरख्वास्त की कॉपी भी हासिल कर ली। डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी तलबा की जानिब से मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई हैं। ताहम वजारत सेहत सिंध की जानिब से MD कैट का पर्चा लीक होने की तरदीद की जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शफकत अजीज से। जी शफकत अजीज, बताइएगा, पर्चा लीक होने की तरदीद की जा रही है? देखिए, 19 नवंबर को सिंध भर में 41,000 बच्चों ने MD कैट जो है वो टेस्ट दिया था, लेकिन 19 नवंबर की रात को ही ये पर्चा मुख्तलिफ सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर होना शुरू हो गया और मुबैयन तौर पर 12 लाख रुपए में जो है ये पर्चा जो है वो फरोख्त हुआ है, जिसके बाद रात गए जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर ये पर्चा जो है वो तलबा को मिलना शुरू हो गया। इन तमाम तर सबूत के साथ जो तलबा हैं उन्होंने डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया को सबसे पहले आगाह किया, उन्हें खत लिखे, उन्हें कंप्लेन की, लेकिन डाउ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद तलबा ने FIA साइबर क्राइम को जो है वो शिकायत जमा करा दी गई है। उनका ये कहना है कि इस पर्चे को लेकर मेरिट की धज्जियां बिखेरी गई हैं, लिहाजा ये पर्चा जो है वो दोबारा लिया जाए। उसके साथ साथ जो पहला पर्चा जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने लिया था उनके खिलाफ भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि गफलत की वजह से ये पर्चा जो है वो लीक हुआ। इस दफा FIA साइबर क्राइम भी जो है वो इस मामले पर तहकीकात का उन्होंने आगाज कर दिया है और हफ्ते के रोज डाउ यूनिवर्सिटी पर तलबा का एक बड़ा एहतजाज मुनक्किद किया जाएगा तलबा की जानिब से, जिसमें जो जिम्मेदार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबात भी किए जाएंगे। जी, पर्चा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बावजूद तरदीद की जा रही है पर्चा लीक होने की। अब क्या मौक़िफ़ है डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया का? देखिए, डाउ यूनिवर्सिटी अब भी यही कह रही है कि उन्हें कोई भी शिकायत जो है वो मौसूल नहीं हुई है, जबकि तलबा ने डाउ यूनिवर्सिटी के साथ साथ FIA साइबर क्राइम और जो वज़ीर-ए-आज़म का जो पोर्टल है जहां शिकायत दर्ज की जाती है वहां पर भी ये शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई जो है वो सुनवाई नहीं हुई है। और इसके साथ साथ जो निगरान वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर साद खालिद नियाज, उनका भी यही कहना है कि अब तक ऐसे कोई शवाहिद या शिकायत मौसूल नहीं हुई है जिसकी वजह से पर्चा आउट हुआ हो। ठीक है शफकत अजीज, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर है, PTI इंटर पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर हफ्ते को होंगे और PTI के वकील अली जफर कहते हैं कि चेयरमैन PTI इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इंटर पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने फैसले को चैलेंज भी कर दिया है। आपको बताएं इससे मुताल्लिक अहम खबर है, PTI इंटर पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर हफ्ते को होंगे, जबकि PTI के वकील अली जफर कहते हैं कि चेयरमैन PTI इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और इंटर पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने फैसले को चैलेंज कर दिया है। आपको बताया इससे मुताल्लिक कि इंटर पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक कहा जा रहा था PTI को, और PTI इंटर पार्टी इलेक्शन अब खबर सामने आ रही है कि 2 दिसंबर हफ्ते को होंगे, जबकि PTI के वकील अली जफर की जानिब से ये कहा गया है कि चेयरमैन PTI इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और इंटर पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को भी चैलेंज कर दिया है और ये इंटर पार्टी इलेक्शन अब 2 दिसंबर हफ्ते को होंगे। PTI के वकील अली जफर का इससे मुताल्लिक मौक़िफ़ सामने आया, उनकी जानिब से कहा गया कि चेयरमैन PTI जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि इंटर पार्टी इलेक्शन पर इस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया है और PTI इंटर पार्टी इलेक्शन अब 2 दिसंबर हफ्ते को होंगे। आपको बताया इससे मुताल्लिक कि PTI इंटर पार्टी इलेक्शन और 2 दिसंबर हफ्ते को होंगे और आगे खबर सामने आ रही थी और कहा यह जा रहा था कि PTI को इंटर पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक, और अब ये खबर सामने आ रही है कि तारीख जो है वो सामने आ गई है 2 दिसंबर हफ्ते को अब ये जो है इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे PTI के, और PTI के वकील अली जफर का इसकी जानिब से कहा जा रहा था कि चेयरमैन PTI जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को चैलेंज कर दिया है।
आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर हफ्ते को होने जा रहे हैं। पीटीआई के वकील अली जफर कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है। बैरिस्टर गोहर खान पीटीआई के चेयरमैन नामजद कर दिए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर खान को चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होने की हैसियत से उनको चेयरमैन नामजद कर दिया गया है। बैरिस्टर गोहर खान पीटीआई के चेयरमैन नामजद हो चुके हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 2 दिसंबर हफ्ते को होंगे। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी करेंगे। इस हवाले से बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे और आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 2 दिसंबर को हफ्ते को होने जा रहे हैं। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। आपको बताएं कि याद रहे इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार देते हुए 20 रोज में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था और अब ये खबर सामने आ रही है कि जो है हफ्ते को इंटर पार्टी इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार देते हुए 20 रोज में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था और इससे मुतालिक अब ये खबर सामने आ रही है कि बाकायदा तौर पर जो है वो तारीख सामने आ गई है। 2 दिसंबर हफ्ते को जो है पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शंस होंगे। पीटीआई के वकील अली जफर का इनके जानिब से कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि इंटर पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को चैलेंज कर दिया है। पीटीआई का नया कप्तान आने की तैयारियां हो रही हैं। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन के उम्मीदवार की हैसियत से सामने आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 2 दिसंबर को होने जा रहे हैं। पीटीआई के वकील अली जफर कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी चैलेंज करेंगे। इस हवाले से पीटीआई का नया कप्तान सामने आ रहा है। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। पीटीआई का नया कप्तान लाने के लिए बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार की हैसियत से सामने आए हैं। और इसके साथ ही एंकर पर्सन फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, सबसे पहले ये बताएगा कि बड़ी बातें की जा रही थी इंटर पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक और अब सबसे पहले तो ये बताएगा कि खबर सामने आई है कि पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर हफ्ते को होंगे। सबसे पहले इससे मुताल्लिक बताएगा क्या मौक़िफ़ रखते हैं आप? देखिए जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन की हिदायत थी, ये तो करवाने ही थे, लेकिन इसमें अहम तरीन जो डेवलपमेंट है इसका मतलब ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो गुज़िश्ता रोज पेश गोई की थी या खबर दी थी वो दुरुस्त थी और उसके बाद जब आज मुलाकात हुई जिसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ वकला शामिल थे, वो खबर जो है वो दुरुस्त नहीं थी जिसमें लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा या मीडिया से टॉक करते हुए कहा, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसी तरह की कुछ बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वही होंगे जो इस वक्त मौजूद हैं और जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अगर सियासत में माजी पे नज़र डाली जाए तो शायद ये फैसला भी बिल्कुल वैसा ही है कि जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी के ताहयात कायद तो है लेकिन पार्टी के सदर नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर हम देखते रहे कि मुख्तलिफ मौके पर ऐसे मामला होते रहे हैं। अगर कराची की मकामी पार्टी का साबिक मकामी पार्टी MKM का तस्करा किया जाए तो उसके कायद जो लंदन में बर्जुमान है वो भी तवील अरसे तक लंदन से पार्टी चलाते रहे, गो के उन्होंने सिर्फ कायदे तहरीक का ओहदा अपने पास रखा, किसी किस्म की पार्लिमानी सियासत का वो हिस्सा नहीं बने, कुछ साख्ता जलावतनी वो काटते रहे, यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान को कंट्रोल करते रहे। यहाँ पर जो है वो राब्ता कमेटी नाम की एक तब जो वो कमेटी मौजूद थी या मुशावरती पैनल उनका मौजूद था कि जो तमाम फैसले किया करता था। तो पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसमें ऐसी बहुत सी मिसालें इससे पहले भी मौजूद हैं कि कोई फर्द जो है वो पार्टी से अलग हो जाता है आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर और पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन इस केस के अंदर ये जरूर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो पार्टी से अपने आप को अलग नहीं करना चाहते, वो पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या उसके लिए उन्हें जो भी मौका मिले वो चाहते हैं कि कोई उनको ऐसा रिलीफ मिले कि जिसकी बुनियाद पर वो पार्टी के जो है वो चेयरमैनशिप से आर्जी तौर पर दस्तबरदार हो जाए और वकला के एक ग्रुप को आगे कर दें। बुनियादी तौर पर अगर इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकला ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करते नजर आते हैं। जी अच्छा सर, ये बताएगा कि इमरान खान साइफर केस में गिरफ्तार होने के बाद अडियाला जेल में कैद हैं, लिहाजा इस बात का कभी इम्कान था कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन में चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नहीं होंगे और अब ये खबर सामने आ रही है कि पीटीआई का नया कप्तान आ गया है और बैरिस्टर गोहर चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे?
इस मुकर्रर किए जाएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन ये मुकर्रर नहीं किए जा सकते, ये नामजद किए गए हैं और नामजद करने के बाद अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 जो है वो दिसंबर को जिस तरह से अनाउंसमेंट की गई है, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में जो है वो बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन जाएंगे और वो फिर अडियाला जेल में कैद साबिक चेयरमैन या पार्टी के जो बानी हैं उनकी मुशावरत से आगे टिकटें दे देंगे। तो बड़ा 2+2=4 की तरह जो है वो एक वाज़ेह सा मामला है जिसमें आर्थिक तौर पर इसको मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कह लें, उस मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की बुनियाद पर बैरिस्टर गौहर को जो वो सामने लाया गया है और वकला को इसलिए सामने लाया जा रहा है कि कानूनी तौर पर वो उन तमाम चीज़ों से किसी और के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से नमरत आजमा हो सकते हैं कि जिससे अब इस वक्त पार्टी को सामना है तो उनके कायदीन के ऊपर, कारकुनान के ऊपर मुकदमात कायम हो रहे हैं। 9 मई के हवाले से उन्हें जवाबदेही का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए तो कोई इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट अगर है तो फिर वो यही है कि बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आया है, यानी कि इस नाम के हवाले से जो है वो हम जानते नहीं थे। कागज पर जो है वो बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैन होंगे, लेकिन हकीकत में तो वही शख्स जो है वो पार्टी चलाएगा कि जिसने इस पार्टी की बुनियाद रखी, असास रखी और पार्टी का जो है वो चेयरमैन भी था और पार्टी की तरफ से वज़ारत आला का उम्मीदवार होने के साथ साथ कामयाबी भी इख्तियार कर चुका था। तो इसमें कोई ऐसा अनहोना मामला मुझे नजर नहीं आता। सिंपल सी बात है कि जिसमें वो ये समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि किसी तरीके से जो है वो आर्जी एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया जाए, फिर जीतने के बाद किसी तरीके से केसेस खत्म करवाए जाएं और फिर जो है वो एक मरतबा फिर पहले की तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। तो ये जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है इसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात नजर आते हैं। अब जो अगला मामला हमने देखना है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से टुकड़ों में बंटती है, क्योंकि जब तक एक चेयरमैन जो बानी भी हो उसकी शख्सियत इस कदर बड़ी हो कि पार्टी उसके सामने फल फूल ना सके या पार्टी के अंदर उसके सामने बात करने वाला कोई ना हो, उस वक्त हालात मामलात मुख्तलिफ होते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जेल से निकलने के बाद कहा था कि अब इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। एक तरीके से उन्होंने मैसेज दिया था कि मैं जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा चेयरमैन हूँगा, लेकिन अब देखते हैं कि वो खुद भी जेल की हवा खा रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो बात समझ में आती है कि अब सिर्फ वकला चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की सूरत में सामने रह गए हैं, उन्हीं में से किसी को जो है वो चेयरमैन बनाना था। लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अब जाहिर है कि पार्टी का जो एक सियासी तबका है जिसने कुर्बानियां भी दी हैं, जो जद्दोजहद भी कर रहा है, जो नपोश है, वो किस तरीके से इस सारे मामले को वेलकम करता है। जाहिर है कि जो पार्टी के अंदर सियासी कायदीन है वो इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जी पार्टी के अंदर अच्छे और बुरे वक्त को तो हमने देखा था। अब बैरिस्टर गौहर का नाम आज से 9 मई से पहले तो शायद उस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर कोई बड़ी क़यादत की सूरत में जाना भी नहीं जाता था, नहीं था, शायद मालूम भी किसी को ना हो। तो अब चैलेंज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आना है कि सारे फैसले के बाद उनकी पार्टी। अच्छा फवाद साहब, इन तमाम चैलेंजेस से मुतालिक और तकसीम से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हम लेंगे और इसके साथ ही हमारे साथ ही रहेगा जावेद नूर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, क्या अपडेट करेंगे इस फैसले से मुतालिक? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने कुछ देर कबल जो है मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, जिसकी हिदायत इलेक्शन कमीशन ने की थी। और इलेक्शन कमीशन ने कहा था एक हफ्ता कबल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए और पहले इंतखाबात जो है करदम करार दिए गए थे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा के और 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराई जाए तो तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बल्ले का निशान रख सकेगी। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इंतखाबात कराने जा रही है और 2 दिसंबर को इंतखाबात हो रहे हैं। इस हवाले से इंट्रा पार्टी इंतखाबात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर, उनका ये कहना है कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले को इस हवाले से चैलेंज भी किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि बैरिस्टर गौहर जो है वो मुंतखब निगरान नए कप्तान होंगे, नए चेयरमैन होंगे, लेकिन वो ये मनसब जो है वो आर्जी तौर पे संभालेंगे। और जो 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं इसमें बतौर चेयरमैन वो उम्मीदवार होंगे। ठीक है जावेद नूर, ये बताएगा कि पहले शेर अफजल मरवत का नाम सामने आ रहा था, चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से वो उम्मीदवार थे, अब नाम बदल गया है और बैरिस्टर गौहर का नाम सामने आ रहा है, तो क्या वजूहात हो सकती है इस फैसले की? जी, इससे पहले ज़ाहिर के मुख्तलिफ आरा मौजूद थी और मुख्तलिफ शख्सियात के नाम पे गौर किया जा रहा था। पहले तो यही बात कही थी कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ मौजूदा हैं उन्हीं को इस ओहदे पे बरकरार रखा जाए, लेकिन इसमें एक कानूनी रुकावट थी क्योंकि उनके खिलाफ जो है तोशाखाना
केस आ चुका है और उसका फैसले में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। बाद में मुशावरत के बाद जो हतमी नाम सामने आया अब बैरिस्टर गौहर है और जमात में मुख्तलिफ नाम जो है गर्दिश कर रहे थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है उन्हें आर्जी निगरान चेयरमैन जो है बनाया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि मौजूदा जो चेयरमैन है इमरान खान वो ताहयात चेयरमैन रहेंगे, लेकिन क्योंकि उन्हें सजा हुई थी तो इस एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हिदायत है इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अब एक चेयरमैन बनाना जरूरी है, तो बैरिस्टर गौहर को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन उनका ये भी कहना था कि इसका मकसद ये नहीं है कि कोई शख्सियत जो है वो मारा किसी को, सिर्फ कायम मकाम चेयरमैन होंगे बैरिस्टर गौहर। और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ मौजूदा हैं उनका कहना है कि उन्हें ही दोबारा जो है वो चेयरमैन बनाया जाएगा उस वक्त जबकि तमाम मामला जो अदालतों में मौजूद हैं या इलेक्शन में कमीशन में मौजूद हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तो वही ताहयात चेयरमैन होंगे। लेकिन इस जी ठीक है जावेद नूर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ फवाद अहमद भी मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।